नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लखनऊ के हजरतगंज में हुए हादसे को 24 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटी हुई हैं। करीब 15 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी डीएस चौहान का कहना है कि अगले 2 दिन तक रेस्क्यू जारी रहेगा। उधर बिल्डिंग के मालिक और सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी मामले में पहली कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो अभी भी खड़ा है कि आखिर भ्रष्टाचार की ऐसी इमारतें बनाई ही क्यों जाती हैं? क्यों सरकारी विभागों द्वारा इन्हें एनओसी दे दी जाती है और जो आगे चलकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं? बीते दौर में भी बिल्डिंग्स गिरने के मामलों में कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति देखी गई, लेकिन इमारतें गिरने का सिलसिला थमा नहीं। जरूरत है ऐसे कदम उठाने की कि ऐसी इमारतें तैयार करने की, ताकि भविष्य में फिर किसी का घर धराशायी ना हो, किसी की जान ना जाए। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में सपा नेता अब्बास हैदर की पत्नी उज़मा और उनकी मां शामिल है। माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी करीब 18 घंटे और जारी रह सकता है। हालांकि पुलिस का मानना है कि अब किसी के मलबे में दबे होने की आशंका बेहद कम है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तो टाइम लगेगा, जैसे मैंने कहा था, कम से कम पूरा ये साइट क्लियर कराने में 24 घंटे लगेंगे। एक का अभी इंडिकेशन हम लोगों को मिला है। इस सब के बीच हादसे के बाद इस मामले में एक्शन भी शुरू हो गया है। पुलिस ने पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपार्टमेंट को शाहिद मंजूर के भतीजे मोहम्मद तारिक और बेटे नवाजिश शाहिद ने खरीदा था। अलाया अपार्टमेंट को यजदान बिल्डर्स ने बनवाया था। वहीं इस मामले में एलडीए की कारगुजारी का भी खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अलाया अपार्टमेंट को 2010 में ही गिराने के आदेश हुए थे। 2 अगस्त 2010 को आदेश जारी किया गया था। तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने यह आदेश जारी किया था, लेकिन एलडीए के अधिकारी 12 साल 5 महीनों से इस आदेश को दबाए बैठे थे। 2 बार इस बिल्डिंग का नक्शा निरस्त होने के बाद इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था। साफ है कि 2010 में बिल्डिंग को अगर गिरा दिया गया होता तो कई परिवार न उजड़ते। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर शहर शहर कितनी मौत की इमारतें खड़ी हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कब शुरू की जाएगी? तो रिपोर्ट आपने देखी है भाई। आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं, हादसे से पहले की तस्वीरें और हादसे के बाद, क्योंकि लखनऊ में कल ये घटना सामने आई थी। ये हादसे से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चमचमाती हुई ये बिल्डिंग नजर आ रही है और किसी को भी ये नहीं पता था कि पल भर में ये बिल्डिंग इस तरीके से धराशायी हो जाएगी, हादसे का शिकार हो जाएगी। कई लोग इसमें दब गए थे। 14 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 2 लोगों की मौत की खबर है और फिलहाल अभी भी मलबे को हटाने का काम जारी है। 24 घंटे का वक्त और बताया जा रहा है जब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलता रहेगा, और बताया जा रहा है कि इसके आसपास जो और भी मकान मौजूद है उन्हें भी खाली कराया जाएगा। सवाल यह है कि आखिरकार इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो कि मौके पर मौजूद हैं। और अब आइए आज की चर्चा के लिए इस वक्त हम कौन कौन से सवाल उठाएंगे आज की डिबेट में, तो वो भी आपको हम जल्दी से बता देते हैं। आदेश के बाद क्यों नहीं गिराई गई इमारत? क्योंकि आदेश 2010 में दिया गया था इस बिल्डिंग को गिराने का, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्डिंग क्यों नहीं गिराई गई? सवाल यह कि एलडीए के अधिकारियों पर एक्शन कब होगा? यजदान बिल्डर को किसका संरक्षण है? क्या ये गठजोड़ के तहत ही काम कर रहा है? क्या इसी वजह से इसके हौसले बुलंद हैं? ये भी हम आज की डिबेट में सवाल उठाएंगे। और किसने दी थी यजदान बिल्डर को एनओसी? पुलिस, फायर ब्रिगेड ने एनओसी कैसे दे दी? और जब ये अवैध निर्माण चल रहा तो फिर आखिरकार एनओसी किसके शहर पर, किसके कहने पर दे दी गई? तो ये वो सवाल हैं जो कि आज की डिबेट में हम उठाने जा रहे हैं। सवाल बहुत तरीके के उठ रहे हैं क्योंकि लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। भ्रष्टाचार को लेकर भी कई तरीके के सवाल हैं और इस पर अब एक तरीके से आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जिम्मेदारों पर एक्शन तो होगा, लेकिन जो असल जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई कब होगी?
और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे अपडेट लेते हैं। शुभम, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि दिन में हमने देखा था कि मलबा हटाने का काम चल रहा था, पुलिस कमिश्नर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अभी 24 घंटे का वक्त और लगने वाला है वहां पर। जी देखिए, अब तक लगभग 24 घंटे के आसपास हो रहा है इस इमारत को ध्वस्त हुए, और अभी इस वक्त के हालात आपको दिखा दें। ठीक पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अभी फिलहाल थोड़ा थमा है, और कई सारी मशीनें और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेना और यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस के तमाम जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरह से लगे हुए थे। अभी फिलहाल ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रोका गया है थोड़ी देर के लिए। तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसमें दो लोगों को जिनको बाहर निकाला गया, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है। बाकी सभी अभी हालांकि स्वास्थ्य उन सभी का बेहतर है। पुलिस कमिश्नर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगले 24 घंटे तक ये लगातार इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी ज्यादा सावधानी से इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कई बड़ी इमारतों के बीच में ये जो हादसा हुआ है, तो ऐसे में जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है तो कई सारी ड्रिल मशीन और जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं जो मलबे को हटा रही हैं। इसकी धमक भी अगल बगल की बिल्डिंगों में जा रही है, तो काफी ज्यादा सावधानी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को फिलहाल अभी यहाँ पर किया जा रहा है। लिहाजा जो बगल की बिल्डिंगें हैं उनमें भी कई जगहों पर क्रैक आने की और जो है इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में सावधानी बरतते हुए इन तमाम बिल्डिंगों को भी खाली कराया गया है। और इसके साथ साथ किसी भी तरह की अन्य वापस इस तरह की घटनाएं ना हो, तो उन बिल्डिंगों में सर्वे के लिए खास तौर से एक ऐसी टीम तैयार की गई है जो उन बिल्डिंगों में जाकर के सबसे पहले ये देखेगी कि बिल्डिंग आखिर कितना सुरक्षित है, उसके बाद ही उस बिल्डिंग में लोगों को रहने की अनुमति है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर जो 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से 1 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 लोग अभी भी जो है पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में अब उन 2 लोगों को की तलाश पुलिस को सबसे ज्यादा तेजी से है। 5 कमेटी अलग, लेकिन कई तरीके के सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कमजोर नींव पर कैसे इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया, किसकी इजाजत से एनओसी दे दी गई। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मिलीभगत की बात भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखिए, 2010 में जब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए नक्शा पास करने के लिए एलडीए के पास इसके पेपर्स जाते हैं तो इसे पहले खारिज किया जाता है, फिर लेकिन ये पेपर पता नहीं कैसे एलडीए के अफसर और वहां के मिलीभगत और कर्मचारियों के द्वारा ये बिल्डिंग आज 2023 में कल तक ये बिल्डिंग कल शाम तक इसी तरह इसी जगह पर खड़ी थी, लेकिन आज इस बिल्डिंग का हाल सभी लोग देख रहे हैं। 2 मौतें हो चुकी हैं। इन मौत का जिम्मेदार कौन है? ये जो अभी भी मलबा यहां से निकालने का काम किया जा रहा है, इनमें बहुत से लोगों के आशियाने हैं। इन आशियानों के उजड़ने का जिम्मेदार कौन है? इन तमाम जिम्मेदारों को इस वक्त इन बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे थे वो, उनके परिजन, सभी लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बिल्डिंग को जो कह सकते हैं आपकी जो सबसे बड़े जिम्मेदार के तौर पर एलडीए के वो तमाम कर्मचारी हैं, वो तमाम अधिकारी हैं जिनके बिना हेराफेरी के राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश एरिया में ये बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती थी। 13 साल बाद, 10 साल पहले करीब इस बिल्डिंग को लेकर के कागज पहुंचे, तब नकारा गया, लेकिन 13 साल बाद यहां पर यह बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई, उन तमाम अधिकारियों पर, एलडीए के कर्मचारियों पर के जो कार्यशैली है उन पर सवाल या निशान खड़े करती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो बिल्डर्स हैं वो तो जरूर आने वाले दिनों में उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, लेकिन एलडीए के उन कर्मचारियों पर भी सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी। बिल्कुल, तो अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शुभम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास। और अब